नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक ज़माना था जब ऋषि मुनि के बेटे, राजा महाराजा के बेटे या एक साधारण इंसान के बच्चे भी एक गुरुकुल या आश्रम में जाते थे और वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर, ऑफ कोर्स उस ज़माने में का जो एजुकेशन पैटर्न था वो कुछ अलग ही था, लेकिन वो एक प्रणाली चली। उसके बाद समय के साथ साथ चेंजेस आते गए, यहाँ तक कि स्कूल्स कॉलेजेस के खुले और वहाँ पर एडमिशन्स लेके स्टूडेंट्स जाने लगे। और आज के ज़माने में इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, खासकर जहाँ कोविड-19 की बात होती है, महामारी की बात होती है, तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आजकल ये सब लॉकडाउन में है और पता नहीं कब इसके ऊपर क्या डिसीजंस होगा। लेकिन इस बीच इन लोगों ने, जो गवर्नमेंट एजेंसी से, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की परमिशन दे रखी है, चाहे स्कूल्स हो चाहे कोचिंग क्लासेस हो, और इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज हमने बुलाया है श्री रजनीकांत बोंद्रे सर को, जो वैसे को फाउंडर ऑफ स्नेहा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस तो है ही, अलावा इसके एक एजुकेशन आइकॉन ऑफ विदर्भ है और कॉर्पोरेट एक्सेलेंस फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन से ये नवाजे गए हैं और इनके पास 30 इयर्स ऑफ स्टैंडिंग एक्सपीरियंस है, जो इस फील्ड में सबसे, हम कह सकते हैं, अग्रसर है। मैं उनसे बात करूंगा और उनका स्वागत करता हूं। सर, वेलकम टू दिस शो। सबसे पहले बताइए कि बिफोर वी ड्वेल ऑन एजुकेशन ऑनलाइन और ये सब बातें करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नज़रों में ये प्रेजेंट सिनेरियो जो है इन कॉन्टेक्स्ट टू कोविड-19, तो आप इसको कैसे, किस अंदाज से रिव्यू करते हो? मुझे लगता है कि जब तक कोरोना पर कोई मेडिसिन ना आ जाए तब तक एजुकेशन फील्ड में पूरा अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। लेकिन वातावरण जो भी रहे, इंसान हरदम चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। ऐसे वातावरण में भी हमको जो भी परिस्थिति है उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो, वी शुड बी रेडी, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो, हमने तैयार रहना चाहिए, चाहे ऑन ऑफ का कॉम्बिनेशन हो तो भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। मैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो भी परिस्थितियाँ आए, अपने दिमाग की खिड़कियाँ खुली कर लीजिए और जो भी नए टेक्निक्स एजुकेशन क्या है उसका तहे दिल से स्वागत कीजिए, क्योंकि रुकना इंसान का धर्म नहीं। वेल सेड सर। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप एक एजुप्रेनर कह सकते हैं हम इन दिस फील्ड, जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ निकालते रहते हैं और बाद में स्टूडेंट्स को उसके साथ मैच कर लेते हो। नॉट ओनली दैट, आपका एक जो कनेक्शन होता है वो आप बखूबी निभाते हो। लेकिन इस सिनेरियो में ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इससे आप स्टूडेंट्स को कैसे जोड़ना चाहोगे या उसके ऊपर क्या दिक्कतें आती है उसमें? नहीं, इस अनिश्चितता के वातावरण के लिए हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब रेडी है। प्लान ए, अगर मान लो कि बच्चे स्कूल क्लासेस में नहीं आ सकते, स्कूल में नहीं जा सकते हैं, तो भी एजुकेशन थमने वाला नहीं है, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की ज़बरदस्त तैयारियां हमने कर रखी है। प्लान बी, अगर मान लो कि बच्चे आते हैं बट लिमिटेड डेज़ के लिए उनको बुलाया जाता है, मान लो 3 दिन एक बैच आएगी, 3 दिन एक बैच है, 50%, तो ऑन ऑफलाइन क्लासेस भी चल सकते हैं। उसकी भी एक तैयारी, उसका भी एक मॉड्यूल रेडी है हम लोगों का। मान लो एक टोटली ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के लिए भी तैयारियां है। मान लो बच्चे आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ प्लानिंग करना है तो उसका भी मॉड्यूल तैयार है। हम लोगों ने सब मॉड्यूल्स रेडी करके रखे, जो भी परिस्थिति आई हम वो मॉड्यूल को फॉलो करेंगे एंड वी कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ बिटवीन दीज मॉड्यूल्स एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब आपका प्लान ए, बी, सी, डी सब रेडी है, इन हैंड है। जी। एक बात आती सर, आपने कहा ऑनलाइन प्लानिंग कर चुके हैं आप इसमें, तो व्हाट इज दैट ऑनलाइन प्लानिंग, उसके बारे में जरा बताइए। हम लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग के लिए बहुत खूबसूरत प्लानिंग किया हुआ है। उसके लिए हम एक गूगल क्लासरूम नाम का एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर जूम ऐप, उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं जी। उसके उसके अलावा हम लोग कई एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं जो सब्जेक्ट टीचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा जी। ये जो गूगल क्लासरूम है, इसमें हम लोगों का पूरा एकेडमिक प्लान रखा गया है, जिसे बच्चे और पेरेंट्स ये कभी भी रेफर कर सकते हैं जी। पूरे महीने का प्लानिंग है कि कौन से दिन, कौन से सब्जेक्ट का कितने घंटे, कौन से टॉपिक पर लेक्चर होगा। ये जो गूगल क्लासरूम है, इसके अंदर हमने हर लेक्चर के लिए बच्चों को प्री रिक्विजिट्स ऑफ द लेक्चर और पोस्ट रिक्विजिट्स ऑफ द लेक्चर ऐसे देके व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स एंड व्हाट आर द पोस्ट रिक्विजिट्स? प्री रिक्विजिट्स यानी एक टॉपिक समझने के लिए जो बेस नॉलेज चाहिए होता है बच्चों को, वो बेस नॉलेज से रिलेटेड, मान लीजिए कोई एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है टीचर का, उसकी लिंक हम लोग दे देते हैं। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेड
लेक्चर्स है, वीडियोस है, अगर मान लो यूट्यूब के ऊपर, उनका लिंक्स हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। ये प्री रिक्विजिट्स के अंदर कुछ अगर मान लो बच्चों को कोई फॉर्मूले याद रखना ज़रूरी है तो फॉर्मूले की लिस्ट एक दे दी जाती है। कुछ डायग्राम्स पहले से रेफर करके रखना है तो डायग्राम्स पहले से दे दिए जाते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल उसके अंदर पहले से लोड कर दिया जाता है। अच्छा, टाइम टेबल फिक्स है। 10 बजे मानो क्लास लग रही है तो बच्चे को प्री रिक्विजिट रेफर करने के लिए मान लो 1 घंटा लगता है, तो उनके शेड्यूल में लिखा है फ्रॉम 9 to 10 यू हैव टू रेफर द प्री रिक्विजिट्स। अब बच्चा जब ये प्री रिक्विजिट्स रेफर करता है और फिर वो जो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करता है तो उसे कहीं मिसिंग लिंक नहीं होती है, उसे पूरा बेस रेडी है और टीचर जब उसे इंटरेक्ट करता है उसे चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ जाती है। ये प्री रिक्विजिट्स। एक्चुअल लेक्चर पे हम आगे आएंगे, पोस्ट रिक्विजिट बता देता हूँ। एक्चुअल लेक्चर जूम पे होगा, उसके ऊपर डिटेल्स बाद में लेंगे। पोस्ट रिक्विजिट में एक लेक्चर जब खत्म हो जाए बच्चे का, तो खत्म होने के बाद वो पर्टिकुलर जो टॉपिक बच्चे का होगा वो टॉपिक के ऊपर उसे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसे असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, उसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए जा सकते हैं। अगर मान लो कोई बच्चे को फिर से टीचर ने क्या पढ़ाया ये चाहिए तो वही लेक्चर का 1.5x में लिंक दिया जाएगा। ये मजेदार है टूल 1.5x। मान लीजिए कि एक लेक्चर को 1 घंटा टीचर ने डिलीवर किया है, बच्चा फास्ट उसे एक बार रेफर करना चाहता है तो 1.5x में यानी थोड़ा स्पीड में वो आता है। और नया जनरेशन इतना शार्प है कि 1.5x में क्या 2x में उसे सुनकर वो समझ लेता है। तो ये स्पीड की वजह से उसका 2 बार रिवाइज भी कर सकता है उतनी ही समय के अंदर। उसके अलावा उसके अंदर होमवर्क उन्होंने क्या करना है, वो होमवर्क जो बच्चा करेगा वो अपलोड करेगा। वो अपलोड होने के बाद हमारे पास वो आएगा तो हम लोग उसे इवैल्यूएट भी कर सकते हैं और उसे फिर से हम लोग अपलोड कर देंगे, बच्चा उधर से देख सकता है। ठीक है, तो वो हम गूगल क्लाउड के अंदर ये सब चीजें बच्चों ने जो स्टोर किया वो रखते हैं और हमने उसको करेक्ट करके जो रखा वो भी रखते हैं। स्टूडेंट, पेरेंट्स, एवरीबॉडी कैन एक्सेस। और नॉट ओनली दैट स्टूडेंट, शायद हो सकता है कोई XYZ होगा तो वो भी उसको उस पॉइंट को जनरली दूसरे को नहीं दिया जाता है। हर बच्चे का अकाउंट होता है उसके अंदर। अच्छा, और अकाउंट का एक्सेस वो बच्चे को और उसके पेरेंट्स को दिया जाता है। बट कांट इट बी जनरलाइज सर, क्योंकि मतलब एक से एक का क्वेश्चन, एक का डाउट रहता है, वो शायद बाकी लोगों का बिल्कुल दे सकते हैं उसको। अगर ऐसी कोई चीज रही तो हम लोग उसको कॉमन जहां पर बच्चों को मटेरियल दिया जाता है उसके अंदर लोड करते हैं। वो सेक्शन अलग है, यानी किसी की प्राइवेसी भी नष्ट ना हो और कोई चीज अच्छी शेयर करना है तो शेयर भी की जा सकती है। आइदर वे वी कैन डू इट। तो इस तरीके से पोस्ट रिक्विजिट है। अब आते हैं जूम लेक्चर्स। तो जूम का हम लोगों ने एक लाइसेंस्ड एप्लीकेशन लिया हुआ है। अच्छा। और लाइसेंस्ड एप्लीकेशन लेने की वजह से उसमें इतने सारे फीचर्स है, उनको सबको इस्तेमाल करके एक्चुअल लेक्चर उन बच्चों का राइट। हाँ, मतलब काफ़ी फैसिलिटीज दी आपने इसमें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट पे आता है सर, और वो है कि मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में, ये ऑनलाइन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया गया है। और कई बार ये मानते जैसे कि एक 2 जनरेशंस का गैप होता है, वो जनरेशन की थिंकिंग अलग होती है, ये जनरेशन की थिंकिंग अलग होती है। इन द सेम वे ऑनलाइन वाले शायद एक अलग क्लास ऑफ पीपल हो जाते हैं और ऑफलाइन वाले भी एक क्लास ऑफ पीपल होते हैं। तो हाउ डू यू एनालाइज दिस थिंग? नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी हुआ है। ऐसी न्यूज़ तो आई हुई है मीडिया में, मैंने भी देखा है। बट यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियल ऑनलाइन टीचिंग and for namesake online teaching. How do you differentiate? For namesake क्या है? मैंने देखा बहुत सारी जगह पर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, बच्चे को दे दिया। भाई ऐसे तो 1000 रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए नेट खोलकर, उसमें बच्चों का इंटरेक्शन नहीं हुआ। रियल ऑनलाइन टीचिंग वो होगा जहाँ बच्चे को क्लासरूम टाइप फील उसके घर में बैठकर आना चाहिए। बट देन हाउ डू यू क्रिएट इट? यस, तो इसे हम लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंगली क्रिएट किया हुआ है। मैंने अभी कहा कि हमने जूम का एक लाइसेंस्ड ऐप लिया हुआ है। ठीक है। लाइसेंस्ड ऐप लेने की वजह से बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर है। अब हर चीज को प्लान करते हुए बड़ा स्मार्टली प्लान किया है। जैसा हमने ट्रेनिंग के दौरान हमारे टीचर्स को कहा कि एज सुन एज वी एंटर द क्लास व्हाट वी आर डूइंग, हम बोलते गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, देन वी कम टू व्हाट वी टॉट इन द लास्ट लेक्चर। ओके, फिर उसका एक बेस तैयार करके फिर हम एक्चुअल टॉपिक पर आते हैं आज के और उसको लिखते हैं। तो हमारे वही होगा, टीचर पहले आएगा, पहले टीचर का चेहरा दिखेगा, वो बहुत जरूरी है। टीचर का चेहरा दिखा तो कनेक्ट बनता है। बोलते बोलते टीचर जैसा ब्लैक बोर्ड पर जाकर लिखता है, वैसा
फिर वो टीचर स्क्रीन शेयरिंग करता है ऑनलाइन में, ठीक है। हाँ। बच्चों को ख्याल में भी नहीं आता, अभी टीचर बोल रहा है और वो जैसा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखता है वैसा स्क्रीन उसे दिख रहा है, ठीक है। अब स्क्रीन में हम लोगों ने प्रेजेंटेशंस बनाए हुए हैं, एज पर सब्जेक्ट्स है कुछ प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर कहीं यूज किया है तो उसमें भी बहुत रिसर्च किया है कि पावर पॉइंट कैसा भी दे दिया ऐसा नहीं है। हमें मालूम है कोई बच्चे तो मोबाइल यूज कर रहे थे पहले, बट हमारे यहाँ बच्चों के पास स्नेहा एजू टैब है तो स्क्रीन बड़ा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हमने स्टैंडर्डाइज करके रखा है, जैसा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर होगा तो उसमें कलर स्कीम क्या होगी, तो स्क्रीन के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट, ये परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट है और ये पट से ख्याल में आ जाता है, दिमाग में बैठता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, मतलब एस्थेटिक वैल्यू भी है उसको। यस, उसमें और भी चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद में दूसरी चीज है उसका फॉन्ट क्या होगा, कैसा होगा, तो वही फॉन्ट हमने यूज किया है जिसका थिकनेस चारों तरफ से एक जैसा है, वो रीडेबल है। वो फॉन्ट से अगर लिखा जाए तो दिमाग में बहुत अच्छी से सेट हो जाता है। कोई भी फॉन्ट, कोई आर्टिस्टिक फॉन्ट होते हैं वो कोई काम के नहीं है। इसके अलावा जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है एक साथ 5 पॉइंट आ गए, बट टीचर तो एट अ टाइम एक ही पॉइंट पढ़ाने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ और ट्रिक्स प्ले किया उसके अंदर, जैसा कि हर सेंटेंस के अंदर जो कीवर्ड है उसे रेड कलर हमने दिया हुआ है। Okay. रेड कलर है ना, आपका अटेंशन ड्रॉ करता है, सीकर है वो, ठीक है। तो बराबर बच्चा पूरे वाक्य में वो शब्द को अच्छी से ख्याल में रखता है वो, ठीक है। और उसके साथ में उसमें एक बहुत सुंदर फीचर है जिसे एनोटेशंस कहते हैं। अच्छा, तो उसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन करके रखा है। फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट का नाम अगर आएगा तो ब्लू कलर का हाइलाइटर यूज होगा। अच्छा। अगर मान लो कोई टेक्निकल टर्म आया तो रेड कलर का हाइलाइटर यूज होगा। और फिर वही चीजों को अंडरलाइन कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, उसे स्क्वायर कर सकते हैं, उसके हाईलाइट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कलर्स, शेप्स, साइजेस ये ब्रेन को ज्यादा समझता है रादर देन लैंग्वेज। इसीलिए शायद बचपन में हमने पढ़ते वक्त पहले एप्पल देखा, बाद में ए फॉर एप्पल पढ़ा हुआ। राइट। तो इसीलिए वो कलर्स, शेप्स, साइजेस उसको एनोटेट करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके वजह से बच्चों को इतना बढ़िया इंटरेक्टिव फील आ रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि क्लासरूम टीचिंग से बच्चा तो इससे ज्यादा एंजॉय कर रहा है। You should thank COVID. या तो यस, वी मस्ट थैंक कोविड, उन्होंने ये हम सबको पढ़ाया है। तो इस तरीके से वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की को दिया जा रहा है बच्चों को। तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है सब कुछ। फिर और भी है, जैसा फिजिक्स पढ़ाना है तो वी आर यूजिंग सम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। मान लो कोई चीज है और टेम्परेचर और प्रेशर का कोई रिलेशन है, तो सॉफ्टवेयर में ही दिया गया है, ऐप में दिया गया है। इधर टेम्परेचर का एक बार है, इधर प्रेशर का एक बार है। टेम्परेचर बढ़ा है तो ग्राफ में क्या चेंजेस आए, प्रेशर बढ़ा है ग्राफ में क्या चेंजेस आए, टेम्परेचर बढ़ा है प्रेशर कम किया तो क्या चेंजेस आए, प्रेशर बढ़ा टेम्परेचर चेंज किया क्या चेंजेस आ गए। तो बच्चा एक्चुअली देखता है ये बढ़ने से देखो ऐसा चेंजेस हो रहे हैं। तो वो ये इलस्ट्रेशंस जो है वो बड़े काम के हैं। केमिस्ट्री पढ़ाने का है, बायो पढ़ाने का है, कई 3D एप्स है जी। मीथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो एक्चुअल टेट्राहेड्रल वो स्क्रीन शेयरिंग में स्क्रीन में दिखता है बच्चों को। और उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो इसके वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी हो जाती है, इंटरेक्शन जो बच्चों का अच्छा हो जाता है, बच्चा उस टॉपिक के तह तक बड़े आसानी से पहुंचता है। मुझे तो लगता है क्लासरूम टीचिंग में कई बार ये चीजें नहीं की गई थी और अभी ये की जा रही है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं जी। दैट रिमाइंड्स मी सर कि स्कूल डेज में हमसे कहा जाता था कि शिवाजी महाराज का चैप्टर पढ़ने के बजाय तुम वो पिक्चर लगी हो देख के आ जाओ। तो विजुअल इम्पैक्ट शिवाजी का इतना जोरदार होता है कि जो हम बुक पढ़ने में शायद मुझे तो याद है कि हमें लेकर गए थे, हाँ, हमारे पूरे बैच को हमारा स्कूल मूवी देखने लेकर गए थे शिवाजी महाराज का। आपने जो एग्जांपल जब मेरे से भी रिलेट, एग्जैक्टली। लेकिन सर दिस इज वेरी नाइस। और जैसे आपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात की से डिफरेंट केमिकल फॉर्मुलेशंस, तो कलर अट्रैक्शन में तो स्टूडेंट उसमें भाई जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। एक प्रॉब्लम आता है सर इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। मान के चलिए एक स्टूडेंट है जो आपके इसमें एनरोल हो चुका है ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन उसका इंटरनेट कनेक्शन वीक है या फिर बाद में डिप हो रहा है सिग्नल्स, तो हाउ डू यू टैकल दैट? ये भी एक इंटरेस्टिंग है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विच वी आर अनेबल टू हैंडल, बट देयर आर सॉल्यूशंस टू इट। जैसा कोई बच्चे का इंटरनेट कनेक्शन वीक है और वो मान लो कि वो एक पर्टिकुलर लेक्चर मिस हो गया, तो ये सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी है, ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो गूगल क्लासरूम की मैंने बात कही थी, वहां पर ऑन डिमांड वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम लिमिटेड टाइम के लिए बच्चों को स्टूडेंट हैज टू डिमांड एंड। तो बात ऐसी है कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो बच्चा क्लासरूम, मान लो मॉर्निंग को क्लास है, अब आलस आ गया तो सर वो मुझे तो कनेक्शन वीक हो गया, तो एवरी टाइम वी यूज्ड टू आस्क देम कि व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, यू टेल मी, ठीक है। और फिर वो टाइम और लिमिटेड टाइम दिया, मतलब उसको तभी पढ़ना है, अदर वो लेक्चर मांगता रहेगा, पेंडिंग हो जाएगा, पढ़ाई पेंडिंग हो जाएगी उसकी, वो नहीं होना चाहिए। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
इस वजह से वो बच्चा पूरा का पूरा लेक्चर वहाँ पर देख सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जी। अगेन एक और प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहा था जो एसोसिएटेड विद स्टूडेंट्स, और कई सारे स्टूडेंट्स की शिकायत भी होती होंगी कि उनको डाउट क्लियर करना है। तो जो फिजिकल क्लासेस में जो ऐसे होता था कि खड़े होके पूछ लिया कि वहीं के वहीं और बाद में अपना डाउट्स क्लैरिफाई कर लिया, इधर नहीं इसमें तो और भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इट बिकम्स अगेन मोर इंटरेस्टिंग रादर आई कैन से। वो कैसे? कैसा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं 3-4 स्टेप में लूंगा। जैसा व्हाइल टीचिंग, बच्चा जब टीचर पढ़ा रहा है तब बच्चों को डाउट आया तब क्या, ओके। तो जब बच्चा टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा वो समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, अगर उसे कोई डाउट आता है तो ऐप में बहुत क्लियरली दिया है हैंड रेजिंग ऑप्शन। उसने हैंड रेज किया, टीचर उस बच्चे को अनम्यूट करते हैं, फिर उसको पूछते बेटा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, स्टूडेंट टेल द टीचर सर दिस इज माय प्रॉब्लम प्लीज एक्सप्लेन, और फिर वो टीचर उसको समझा के बताता है। और ये टीचर स्टूडेंट का जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो पूरा क्लास सुन रहा है, जैसा हमारे फिजिकल क्लासेस में सुनता था वो, ठीक है। यानी वो बच्चे के मन में जो प्रॉब्लम आया वैसा ही दूसरे बच्चों के मन में भी अगर आया हुआ है तो वो पूछेगा नहीं, क्योंकि उसका आंसर मिल गया हो जाएगा। दिस इज वन। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग उसके अंदर है, क्लासरूम टीचिंग के दौरान एक ऑनलाइन चैटिंग ऑप्शन होता है। तो चैट करते रहते हैं, टीचर पढ़ाते पढ़ाते अभी एक्सपर्ट हो गए, वो स्क्रीन को देखते रहते हैं। एक बच्चा बोलता है सर प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन दिस टॉपिक, तो टीचर उसको अनम्यूट करके बोलेगा कि इसमें आपको एग्जैक्टली क्या नहीं समझ में आ गया। वो बताएगा सर इसमें मुझे ये यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, ओके, उसको फिर से म्यूट कर दिया और फिर वो एक्सप्लेन करेगा। यानी बच्चों की कनेक्टिविटी टीचर से कहीं खत्म नहीं हुई है, ठीक है। ये और इसके अलावा एक और चीज हो रही है, अभी ऑनलाइन है, हम लोग थोड़े ज्यादा ही कॉशियस है। हर लेक्चर को ऐसा ही डिजाइन किया है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर लेक्चर लास्ट 10-15 मिनट्स आर ओनली फॉर डाउट क्लियरिंग। वहां बच्चे हैंड रेज करेंगे, टीचर क्वेश्चन पूछेगा, अनम्यूट करेगा, उसका आंसर एंड मे बी दैट इज हेल्पफुल टू अदर्स। यस, इट इज हेल्पफुल टू अदर। एक और चीज है, फिर एग्जाम बच्चा जब छुड़ाता है, एग्जाम के बाद में फिर और नए डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप के ऊपर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन हो सकता है। वीडियो कॉलिंग भी आजकल 4 लोग 8 लोग तक हो सकता है, व्हाट्सएप का एडवांस वर्जन अगर रहा तो, ठीक है। अगर बच्चे को ऑनलाइन फेस टू फेस नहीं करना है तो अपना प्रॉब्लम लिखकर छोड़ देता है और टीचर उसके सोल्यूशन बनाकर उसको दे देता है। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है सर अभी कि बच्चों का इंटरेक्शन ऑनलाइन कोचिंग के वक्त ज्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू रेगुलर क्लास। वहां आकर बैठकर चले जाते थे, यहाँ पर उनको नए नए तरीके हैं, तो हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है तरीका पूछने का। तो इसके कारण मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा इजी हो गया है। लर्निंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है ये ऑनलाइन के ऊपर। एंड मेरे ख्याल से ये जनरेशन इतनी शार्प है कि धीरे धीरे ये लोग अडेप्ट कर लेंगे इसको। सो दिस इज वेरी रियली इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि ऑनलाइन के एडवांटेजेस तो है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस फिजिकल क्लासेस, पहले क्या होता था कि अगर स्टूडेंट को आपने कहा कि मैं सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ या फिर आज संडे टेस्ट होने वाला है, तो स्टूडेंट हैज़ टू बी देयर इन द क्लास और बाद में लिखता था, एक वॉच रहता था, ऑब्जर्वेशंस होता था उस पर जो टीचर्स है। नाउ ऑनलाइन क्लासेस में डू यू थिंक कि चीटिंग क्लासेस चालू हो जाएंगे? नहीं, मुझे तो ये बहुत सारे लोग कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मान लो आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, एक स्टूडेंट है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया उसने, मैंने उसको एक पेपर दिया, मैंने बुक भी दे दिया। मैंने बोला भाई तू ये बुक ले और ये बुक से तू पूरे क्वेश्चन ढूंढकर सॉल्व कर ले। आंसर सर पूरा वो पेपर नहीं छोड़ा पाएगा, एग्जैक्ट 101% नहीं छोड़ा पाएगा। उसको उतने लिमिटेड समय में अगर छुड़ाने का तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स को जो भी दिया जा रहा है उसमें टाइम लिमिट लगाई गई है, इसके कारण तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑब्जेक्टिव्स में तो और भी इंटरेस्टिंग है, वही 50 क्वेश्चंस एक बच्चे को अलग सीक्वेंस मिल रहे, दूसरे को अलग में मिल रहे, तीसरे को अलग में मिल रहे, चौथे को अलग में मिल रहे, और टाइमिंग फिक्स है। उसके कारण यार तू क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे, फोन करके पूछेगा तो उसका 2 अलग है, इसका 2 अलग है, हालांकि वो क्वेश्चन 50 में ही खेल रहे हैं, ठीक है, तो टैली नहीं होगा। तो बहुत जैसे बोर्ड में ABCD पेपर्स। बट मुझे एक और कहने का है कि हम लोगों ने बच्चों को ये बता देना चाहिए कि भाई आपके एंड पर सिंसियरिटी होगी तो आपका प्रोग्रेस होगा, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द टीचर मोटिवेट्स द स्टूडेंट। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से मोटिवेट करेंगे ना तो अच्छे है, बच्चे सुनते हैं, सिर्फ हमारा कनेक्ट होना उनके साथ जरूरी है, और वो हो भी रहा है सर, और हो भी रहा आपके टैब से हो रहा है, बिल्कुल भी हो रहा है, बिल्कुल सर। लेकिन इसमें ये हो सकता है जस्ट मैं अगर दुनिया को धोखा दे सकता हूँ लेकिन मैं खुद को कभी धोखा नहीं दूंगा, राइट? तो एग्जैक्टली कुछ ये इस किस्म का आप कह रहे हो कि बिल्कुल हाँ, एजुटैब के कारण यू कांट डू दैट। ओके, फर्ज कीजिए कि जुलाई 31 या फिर जून 30 के बाद वगैरह ये लिफ्ट हो जाएगा, सैंक्शंस जो अभी लॉकडाउन है वो लिफ्ट हो जाएगा,
उसके बाद फिजिकल ऑनलाइन क्लासेस के मतलब पीपल प्रेफर टू कम टू ऑफलाइन क्लासेस, तो सोशल डिस्टेंसिंग का एक प्रॉब्लम आता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो स्नेहा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में किस किस्म का एक फैसिलिटी है ताकि अगर कल चल के ऑफलाइन भी शुरू हो जाए तो भी स्टूडेंट्स आर यू आर देयर टू हैंडल देम? यस, देखिए हम लोगों के पास चारों प्लान्स रेडी है, मैंने आपको बताया। अगर कल लॉकडाउन ओपन हो गया, गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स आ गए कि विद सोशल डिस्टेंसिंग यू हैव टू रन द क्लासेस, फाइन। तो उसके लिए वी आर हैविंग ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर हैविंग अ बिग फैकल्टी बैंक। हमने और भी कुछ प्लानिंग किया हुआ है, हम पैरेलल स्क्रीन्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं। जैसा एक क्लासरूम में मान लो कि 50 बच्चे बैठते हैं, अब उन 25 ही बिठाने का है, हम लोगों को दूर दूर बैठाने के है, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासरूम्स भी अवेलेबल है। तो हम वो 25 एक जगह बैठेंगे, 25 एक जगह बैठेंगे, 25 एक जगह बैठेंगे। अगर मान लो हर बच्चे को टीचर का ही चाहिए, बराबर है, तो उसके लिए भी टीचर्स के नंबर ऑफ क्लासेस लगाए जा सकते हैं। हमारा स्टाफ एकदम रेडी है, सर आप कहिए 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर द फैकल्टीज। दिस इज द एटमॉस्फेयर वी पीपल आर हैविंग। तो टीचर्स का ऐसा कहना है कि सर ऐसा कुछ नहीं कि हमको 5 ही घंटे का टीचिंग रहेगा और 4 ही घंटे का रहेगा, नहीं। अभी ये कोरोना क्राइसिस में कितना भी अगर हमको पढ़ाना पड़े, वी आर रेडी, देयर कंट्रीब्यूशन। तो कैसा एक बार हमारी अंदर से तैयारी रही ना तो फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो वी आर रेडी फॉर दैट। और गवर्नमेंट की जो भी नॉर्म्स आएंगे, सैनिटाइजेशन करने का है या पूरे प्रीमाइसेस को डिसइंफेक्ट करने वो का टर्म्स आप फॉलो करो। ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए स्नेहा क्लासेस इज रेडी। हम लोगों ने अपनी तैयारियां करके रखी हुई है, वी आर रेडी फॉर ऑल द टाइम। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि सर एजुकेशन तो रुकने वाला नहीं है, और जो रुक गया वो पीछे चले जाएगा। राइट, कंपटीशन का जमाना है, Exactly. हमको ओवरटेक करना है, आगे जाना है। एग्जैक्टली, और रखना भी चाहिए स्पिरिट, कंपटीशन का स्पिरिट। राइट। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो है कि आप एजुप्रेनरशिप जो आपको कहा जाता है, एक अवार्ड भी आपके नाम पे एजुकेशन की फील्ड में, तो आपके सामने 2 टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ एक होगा शायद CBSE पैटर्न का स्टूडेंट, एक होगा स्टेट बोर्ड का पैटर्न वाला होगा, एंड दोनों के IQ में फ़र्क है, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। तो हाउ डू यू ऑनलाइन के थ्रू इनको कैसे टैकल करते हो आप? नहीं, मैं IQ नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि CBSE के बच्चों का अपब्रिंगिंग अलग है। हाँ, वो जिस मेथोडोलॉजी से पढ़ते आए वो 10th तक अलग है, स्टेट वाले बच्चों का अलग है। IQ तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में ये दोनों आपके सामने बैठे। अब ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, स्नेहा क्लासेस में पहले से ही देयर आर सेपरेट बैचेस फॉर स्टेट बोर्ड एज वेल एज CBSE। अच्छा, क्योंकि दोनों बोर्ड की किताबें भी अलग लिखी गई है करके उनको एक साथ बिठाना भी ठीक नहीं है। एंट्रेंस लेवल पर आते आते वो बच्चा जो है फिर इकट्ठा हो सकता है। एक साल जब पढ़ लेगा, ये अपना किताब वो अपना किताब पढ़ लेगा, एंट्रेंस में कॉमन चीज़ें पढ़ने की है तो वहाँ पर वो इकट्ठा बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बैचेस एज पर टैलेंट बच्चों की सेग्रीगेट हो जाती है, ठीक है। तो सेपरेट बैचेस फॉर CBSE एज वेल एज स्टेट। व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस लेवल, स्टूडेंट्स आर देन सेग्रीगेटेड एज पर IQ लेवल, एज पर देयर स्कोर, ठीक है। हाँ। इसके लिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम, लेकिन फिर प्रॉब्लम आता है सर, आप इनोवेटिव एक्सीलेंस के लिए भी आप अवार्ड जीत चुके हो। व्हाट इज सो इनोवेटिव इन स्नेहा कोचिंग क्लासेस या स्नेहा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस? क्या आप इनोवेटिव वे ऑफ टीचिंग इन JEE एंड NEET, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 15 से 16 लाख बच्चे नीट की एग्जामिनेशन दे रहे हैं। उसमें 30 से 35 हज़ार बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगेंगे। राइट। पूरे हिंदुस्तान में 12 से 14 लाख बच्चे JEE की एग्जाम देंगे, उसमें से IITs के अंदर केवल 12 से 15 हज़ार बच्चे। एग्जैक्टली, फाइन। मतलब उनका सक्सेस रेट बहुत कम है। अब सक्सेस रेट कम है मतलब सीट्स ही उतनी है, तो उतने ही बच्चे लगने वाले हैं। पहली बार बच्चा पूरा 11th और पूरे 12th का जो सिलेबस है उसको हैंडल करने वाला एग्जाम के लिए, आज तक उसको आदत नहीं थी। 10th तक 1 साल का ही सिलेबस पढ़ना पड़ता था। अब जब 11 का पढ़ा हुआ 12th में और 12th के बाद के IIT JEE के एग्जाम में अगर उससे याद आना है तो इट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन हिज ब्रेन। और मुझे मालूम है कि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल एंड रिपीटिशन क्रिएट्स द मास्टर्स। आप देखिए, हमने KG क्लासेस में पहले पढ़ा है 2 1 2 2 2 4, ऐसे जो जितने टेबल्स रट लिए। अब जिंदगी में मरते वक्त भी पूछ लोगे तो याद आएगा, क्योंकि रिपीटेशन हुआ है तो एकदम रिकॉर्ड हुआ है, गहराई तक रिकॉर्ड हो चुका है वो चीज़ें। इसलिए एक इनोवेटिव वे ऑफ टीचिंग हम लोगों ने किया है, दैट इज 4T, टीचिंग ट्वाइस एंड टेस्टिंग थ्राइस। जो फॉर्मेट के लिए मुझे अवार्ड मिला हुआ है। तो इसमें होता क्या है, जैसा बच्चा आएगा तो 1 साल में उसको बोर्ड वाइज पूरा टीचिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। बोर्ड का चैप्टर टू चैप्टर 11th और 12th, 1 साल में 11th और 12th
सवाल हो सकता है कि सर 2 साल का 1 साल में कैसा पढ़ा देंगे 11th एंड 12th। स्कूल में 45 मिनट्स का पीरियड होता है, लेक्चर होता है, और वीकली 4 डेज होते हैं। हमारा 1 आवर का लेक्चर होता है एंड ऑल डेज, और छुट्टियां नहीं होती है। इसके कारण सिलेबस बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है, तो पहले बोर्ड वाइज पूरा टीचिंग हो जाएगा बच्चों का। ये बोर्ड वाइज टीचिंग के साथ साथ इनका एंट्रेंस का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस उनको दे देते हैं हम लोग। ठीक है कि नहीं? फिर सेकंड ईयर में, क्योंकि बोर्ड का अच्छे से हो गया है, अब हम लोग उनको केवल एंट्रेंस का टफ लेवल पर लेकर जाते हैं, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8। और उसके बाद में जो बच्चे बहुत शार्प और बहुत फास्ट है, उनके लिए लेवल 9, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैलिबर, ऐसा उनको दिया जाता है। मतलब बोर्ड वाइज टीचिंग 1 साल का हो गया और एंट्रेंस वाइज टीचिंग पूरा 2 साल का हो गया। और ये साइकिल इतनी बेहतरीन तरीके से सेट हो गई है कि नो स्टूडेंट इज स्पॉइल्ड इन आवर इंस्टीट्यूट। आपने देखा होगा सर, बहुत सारे हायर परसेंटेज के बच्चे कहीं जाते भी है, बट रिजल्ट बहुत कम बच्चों का निकलता। बाकी का क्या, तो बाकी बोर्ड में भी नहीं लगा, ऐसा हो जाता है। बट हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चा आज इस लेवल पर है तो नेक्स्ट लेवल पर ही जाएगा। अगर वो IIT नहीं भी कर पाए, क्योंकि IIT में सक्सेस रेट कितना है, 12 से 15 हज़ार, बट वो कम से कम NIT करेगा। NIT नहीं भी कर पाया, वो कम से कम MST CET करेगा। उधर मेडिकल में भी उसी तरीके से होगा। अगर वो MBBS नहीं लगा तो कम से कम BDS में लगेगा, BDS में नहीं लगा तो कम से कम आयुर्वेदिक में लगेगा, इस तरीके से। और अगर मान लो कि बच्चे का कैलिबर उतना नहीं है, साल भर कुछ अगर अड़चने उसको आ जाती है, कम से कम ग्रेजुएशन में जाके तो बेहतर करेगा ही करेगा। नो स्टूडेंट इज स्पॉइल्ड इन आवर इंस्टीट्यूट, क्योंकि लेवल वाइज सब चीज़ों को अरेंज किया। मतलब ये जो आपका सिस्टम है, इट विल बेनिफिट ओनली। Yes, ये ऐसा yes, होगा yes. बिल्कुल। 40 दैट्स व्हाई आई रिसीव्ड दैट अवार्ड। जी जी जी, और काफ़ी अच्छा एक कंसेप्ट भी है सर Yes, इसका। yes, yes. सर एक बहुत अहम मुद्दे पर आते हैं, और वो ये है कि स्नेहा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इस साल से कुछ इनोवेटिव कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। तो इसको लेकर 2 सवाल है। एक कि वो इनोवेटिव कोर्स है क्या, और ये कौन कौन से फील्ड्स के लिए अप्लाई हो सकते हैं इन फ्यूचर? इस साल स्नेहा इंस्टीट्यूट ने 2 इनोवेटिव कोर्सेस इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें पहला जो इनोवेटिव कोर्स है वो है आई रूल फाउंडेशन। ओके, ये क्या चीज़ है? ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हर स्टूडेंट 11th और 12th के साथ साथ JEE नीट करना चाहेगा ही, ऐसा नहीं है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, किसी को बैंकिंग में जाना है, किसी को डिफेंस सर्विसेज में जाने का है, किसी को इंश्योरेंस सेक्टर में जाने का है। तो ये सब सेक्टर में जाने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। राइट। तो इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन आमतौर पर देखा गया है बच्चे ग्रेजुएशन के बाद में शुरू करते हैं, और फिर उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। हम लोगों ने इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए 11th स्टैंडर्ड से ही ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया। मतलब एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स रहेगा ये? हाँ, एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स रहेगा। ये कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को हम लोग 4 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। एक तो वो होगा उसका जनरल नॉलेज, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। दूसरा उसका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। तीसरा रहेगा मैथमेटिकल एबिलिटी, और चौथा रहेगा इंग्लिश। और ये चारों सब्जेक्ट, ये सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये उसके ऊपर कोई ना कोई पेपर होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो बच्चा 11th स्टैंडर्ड से इसको प्रिपेयर कर ले तो उसका बाद में ग्रेजुएशन के बाद टाइम वेस्ट नहीं होगा। मतलब इसके लिए बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स से मतलब आपका कहना है कि कैच देम यंग। यस, कैच देम यंग, कैच देम यंग, राइट जी। एक दूसरा कोर्स हमने 8th और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हम लोग कहते हैं गियर अप फाउंडेशन। ये क्या होता है? वैसे तो कुछ फाउंडेशन कोर्सेस JEE नीट के लिए अभी भी अवेलेबल है, कुछ इंस्टीट्यूट लेती है, बट हमने गियर अप फाउंडेशन को जरा इनोवेटिव तरीके से लॉन्च किया है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों का 8th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसी को एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज लेवल तक आगे लेकर जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। यस, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। तो उसमें क्या, और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी वही होगा कि वो 9th का जो सिलेबस होगा उस बच्चे को उसी चैप्टर को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस तक लेकर जाएंगे। इससे बच्चे का एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस ज्यादा पक्का हो जाएगा, नंबर 1। ये सिलेबस इट विल रन इन सिंक विद देयर 8th और 9th स्टैंडर्ड सिलेबस। तो वो अलग पढ़ना है, ये अलग पढ़ना है, स्कूल का अलग पढ़ना है, ये कंफ्यूजन से बच्चा परे हो जाएगा और वो फोकस होकर करेगा। तो इससे उसका टाइम भी सेव हो जाएगा, कंफ्यूजन से भी वो बच जाएगा, और ये सब करने की वजह से उसका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि 10th स्टैंडर्ड के बाद में जब 11th में जाएगा तो JEE नीट क्रैक करना बहुत इजी अच्छा उसके लिए हो जाएगा। यस।
एक पूछना चाहता सर, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करता हूँ मैं और बाद में जब वापस आता हूँ उस आपने टेक सेवी की बात कही थी स्नेहा के बारे में, तो आपने एक एजू टैब बनाया है। यस यस। हाँ, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट एजू टैब एंड हाउ डज इट रिमेंबर दैट? या लास्ट इंटरव्यू यस यस। हम लोगों ने एक 2 साल पहले स्नेहा एजू टैब लॉन्च किया। इट इज़ वंडरफुल डिवाइस। वो स्नेहा एजू टैब में हम लोग बच्चों को एक तो बुक्स के पूरे बुक्स ऑनलाइन दे सकते हैं। नंबर 1, हमारी पूरी नोट्स हम लोग उसके अंदर उनको ऑनलाइन दे सकते हैं। पिछले साल और उसके पिछले साल उसके अंदर उनमें एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने उनको दिए हुए हैं। ठीक है कि नहीं? यानी बच्चे को लेक्चर्स रेफर करके वो कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा आसान हो जाता है। इन एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स के बाद में उन स्टूडेंट्स को लेवल वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो गेमिंग के फॉर्मेट के ऊपर है। अच्छा, इसमें होता क्या है, लेवल 1-2 क्लियर करेगा, उसमें 90% लेगा तो लेवल 3-4 ओपन होगा। लेवल 3-4 में 85% होगा तो लेवल 5-6 मतलब अनलेस एंड अंटिल ही इज थरो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, और आगे वैसा बढ़ के कंफ्यूज होने से बेटर है कि इधर वो कर ले। और इस तरीके से उसे भी चैलेंज रहता है हर स्टेप में, और वो बच्चा धीरे धीरे वो ग्रो होता चला जाता है। एक और चीज, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते अगर कोई गलती अगर उसकी हो जाए तो प्रैक्टिस बाय मिस्टेक विंडो में वो ऑब्जेक्टिव चले जाते हैं। वो देखेगा मुझे ये नहीं आए, उसकी थियरी रेफर करेगा, फिर से उसे अटेम्प्ट कर सकता है। इस तरीके से इट्स अ वंडरफुल डिवाइस। तो वो हम लोगों ने अभी किया एंड व्हाट्स द रिस्पांस लाइक सर? बहुत ही वंडरफुल रिस्पांस। अभी तो अचानक लॉकडाउन होने के वक्त तो हमारे स्टूडेंट्स ने उसे बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया एंड दे सेड सर इट वाज वेरी यूजफुल डिवाइस इन द स्पेशली इन द लॉकडाउन पीरियड। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। नो डाउट इन सारे जो एफर्ट्स आप जो बता रहे हो लेते हो आप लोग, इसके कारण आप एक बहुत बड़ा फेमस टैगलाइन आपका है कि नो फॉल्स क्लेम्स एक्चुअल रिजल्ट्स। तो आपके एड्स में और हर जगह ये आपका एक टैगलाइन है। एग्जैक्टली। हाँ, तो व्हाट हैव यू टू से अबाउट इट? सर देखिए, ये रिजल्ट की जहाँ तक बात आती है, शहर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट ये भी इंस्टीट्यूट में है, वो भी इंस्टीट्यूट में है, वो भी इंस्टीट्यूट में है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में उसे सफिशिएंट नहीं मिल रहा करके शायद वो 3 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता होगा। तो रिजल्ट कंट्रीब्यूशन 3 इंस्टीट्यूट्स का होगा। स्नेहा का जो रिजल्ट है, आपको कहीं पर भी आपको बच्चे ओवरलैपिंग नहीं दिखेंगे, एक्सक्लूसिवली ऑफ स्नेहा, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन टू देम देयर इटसेल्फ। ठीक है, और एक्चुअल रिजल्ट से हम लोग फोकस कर रहे हैं। कई जगह पर ऐसा है, टेस्ट सीरीज भी आ गया तो भी रिजल्ट छप गया। इस टाइप का कुछ भी नहीं होगा। वी आर दिस इज आवर टैगलाइन, नो फॉल्स क्लेम, actual results, and we are giving wonderful results every year. We are publishing it. But I don't need to embarrass other institutions इसके बारे में, लेकिन मैंने देखा एक पेज भर के बिल्कुल फोटोज आ जाते हैं कि ये अवार्ड निकले। एक्चुअली आपके यहाँ इतने स्टूडेंट्स निकलते हैं, इस वजह से आप यू आर प्राउडली सेइंग दैट, है ना? हाँ सर, ये सब सुनकर शायद ये व्यूअर्स है ये जानना चाहेंगे कि भाई आपके ग्रुप जो है स्नेहा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहाँ ब्रांचेस है, कैसे कांटेक्ट करना, आई वांट टू सीक एन एडमिशन तो मैं क्या करूँ, कुछ ऑनलाइन तरीके से? देखिए, स्नेहा क्लासेस के 4 सेंटर्स है। एक है नंदनवन, दूसरा है त्रिमूर्ति नगर, तीसरा है मालगी नगर और चौथा है सीताबर्डी। अच्छा, 4 सेंटर्स है। एक टोल फ्री नंबर है जिसमें फ़ोन करके इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है, 1800-270-1009। Could you please repeat it? 1800-270-1009। ये एक टोल फ्री नंबर है, इसमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। snehaclasses.com साइट पर जाकर आप लॉगिन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या सेंटर पे विजिट करके भी एडमिशंस की इंक्वायरी कर सकते हो, और रिप्रेजेंटेटिव्स विल हेल्प यू इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। सो आई डोंट थिंक ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ये सब सुनने के बाद आप ऑफलाइन की तरफ वापस जाना चाहोगे, इवन इफ इट द लॉकडाउन हट भी है तो भी आप मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिजिकल क्लासेस भी चलेंगे। बच्चों के साथ रहना एक अलग मजा है सर। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन पूरा हट भी जाए तो भी अब का सब टीचिंग सिनेरियो बदल जाएगा। इट विल बी अ फाइनेस्ट ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोचेस। जी, नो डाउट सर, आपने जो कही इतनी सारी बातें इस पूरे टॉक शो के दौरान, तो you deserve that corporate excellence award for innovation in education, and we hope कि आप स्नेहा कोचिंग क्लासेस को इसी तरह आगे बढ़ाते रहोगे। हमारे स्टूडेंट्स जो है ये कम्युनिटी को भी आप हमेशा प्रोग्रेस की तरफ ले जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, बट एट द एंड ऑफ इट आई वुड लाइक यू टू गिव अ मैसेज, अ स्मॉल मैसेज। ऑफ कोर्स आपका पूरा टॉक शो एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल साफ मैसेज है कि ये कोरोना पेंडेमिक के वजह से बहुत ज़्यादा डर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ओपन रहिए हर नए तरीके की टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। हरदम याद रहे
कि चाहे कोरोना आए चाहे और भी कुछ आए, ज़िंदगी थमने वाली नहीं है। कठिन परिस्थिति में अपने आप को प्रूव करना है तो हम लोगों को अक्लमटाइज होते आना चाहिए, एडजस्ट होते आना बी ए चाहिए। चैम्पियन, नई चीज़ें रही उसको adapt to एक्सेप्ट changes। करना पड़ेगा, जी। अडाप्ट करना पड़ेगा और खुले दिल से करना पड़ेगा। बहाने बनाते रहेंगे तो शायद पीछे रह जाएंगे। पेरेंट्स से भी यही कहूँगा मैं कि एजुकेशन रुकने वाला है नहीं, और इसीलिए आप बच्चों का माइंडसेट कीजिए कि वो अच्छा प्रिपेयर करें। स्टूडेंट पेरेंट दोनों को एक बात कहना चाहूँगा, अगर ऑनलाइन ज़्यादा दिन रहा तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। वैसा भी रेगुलर स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज करना चाहिए। अब ये क्योंकि कोरोना पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, बच्चे घर में ज़्यादा रहते हैं, मूवमेंट अगर कम हो गया है तो उनका मूवमेंट अच्छा रहे, वो फिजिकली फिट रहे, इसलिए उन्होंने एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। टीचर्स को भी एक मैं कह सकता हूँ, मेरे फ्रैटर्निटी के जितने भी मेरे टीचर्स हैं उन्हें कहूँगा कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अभी तक आई भी नहीं है, और हम लोगों ने क्या क्या नया आ रहा है एजुकेशन में जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसे देखते रहना चाहिए, हमने सीखना चाहिए, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ेंगे सीखते सीखते हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। जी। तो इतना मैं कहना चाहूँगा टीचर्स को कि आप भी ओपन अप हो जाइए और नई नई टेक्नोलॉजी सीख लीजिए। जी, एंड वी होप यू बिकम अ लीडिंग एग्जाम्पल फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस इस सिलसिले में। थैंक यू सो मच अगेन सर फॉर कमिंग दिस शो। प्लेजर। थैंक यू।